You कैसे हैं आप लोग? Hope so you all are good and fine. So I'm very sure that you people are enjoying this mission 11 दिन 11 chapters. And I hope so आपने अभी तक सारी क्लासेस देख ली होंगी. बट मुझे पूरा यकीन है कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी भी क्लासेस नहीं देखी, क्योंकि उनको लगता है कि क्लासेस तो यूट्यूब पे पड़ी हैं, हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से देख लेंगे. तो गाइज़, वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि लाइव क्लास लेने का ऑब्जेक्टिव यही होता है कि जब हम लाइव बैठे होते हैं ना, तो सही मायने में ना आप लोगों को फोर्सफुली वहाँ पर बैठना होता है और आप लोग उसको पूरा देख लेते हो. लेकिन जब आप इसको रिकॉर्डेड बाद में देखोगे ना, ऑल्दो इट इज़ ऑन यूट्यूब, आई नो दिस, लेकिन जब आप इसको बाद में देखते हैं ना, तो प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? प्रॉब्लम आती है कि आप उसको ब्रेकअप करके देखते हो. 10 मिनट देखा, 5 मिनट देखा, फिर आधा घंटा देखा, तो उसमें जो सीक्वेंस होती है ना चैप्टर की, वो आप ब्रेक कर देते हो. ठीक है, तो आई एम टेलिंग यू कि अगर मैं अंडरस्टैंडिंग लेवल की बात करूं, तो अगर आप मेरे लाइव सेशंस को ले रहे हो और उसी समय पे ले रहे हो जब मैं लाइव कर रहा हूं, तो उस समय जो अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है वो समवेयर अराउंड 90 to 95% होता है. 100 तो खैर कभी भी नहीं होता. ठीक है, और अगर हम बात करें कि अगर आप लाइव नहीं ले रहे हो, बाद में रिकॉर्डेड ले रहे हो, तो आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल जो होता है वो 60 to 65% पे चला जाता है. जबकि आप समझिए कि आपने टाइम उतना ही दिया उस वीडियो को जितना लाइव वालों ने दिया, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो उन बच्चों से कम है. रीज़न बहुत सिंपल है कि यहाँ पर हम अक्सर ब्रेक करके देखते हैं और समय भी ज़्यादा लेते हैं. क्लियर है ना? तो इसलिए प्लीज़ ट्राई टू मेक श्योर कि आप लोगों ने क्लासेस लाइव ही देखनी है, तभी आपको मज़ा आएगा, एंड देन ओनली यू विल गेट द बेनिफिट ऑफ ऑल दीज क्लासेस, राइट? चलिए, सो उम्मीद करता हूँ कि अब आप मेरे साथ एंड तक बने रहेंगे. और आज की क्लास में मैं क्या कराऊंगा, तो पहले मैं उसको ब्रीफ आउट कर देता हूँ, एंड देन वी विल स्टार्ट टुडेज क्लास, राइट? ठीक है सर. देखिए, आप सबको मालूम है कि टुडे इज़, आई थिंक वी आर, टुडे इज़ माई 6th डे. ठीक है, और अकॉर्डिंग टू जो भी अभी तक हम पढ़ रहे थे, उसमें हम लोगों ने डिविडेंड का चैप्टर पूरा पढ़ लिया, मैट पूरा पढ़ लिया बेटा. ठीक है, ट्रांसफ़र प्राइसिंग अभी पार्ट 1 आया है, पार्ट 2 आई नो आप लोग वेट कर रहे हो, बट ट्रस्ट मी, मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा. बैक टू बैक मेरी क्लासेस हैं, सुबह क्लास, दोपहर को क्लास, शाम को क्लास, रात को भी मेरी क्लास होती है. सो आई एम नॉट गेटिंग इवन अ सिंगल मिनट फॉर माई सेल्फ इवन. तो बैक टू बैक क्लासेस चल रही है, बट मैंने प्रॉमिस किया तो मैं आपको ज़रूर दूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है. ठीक है, इसके अलावा हम लोगों ने एक चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, इफ़ यू रिमेंबर, दैट इज़ कैपिटल गेन्स. कैपिटल गेन्स का चैप्टर जो था वो कहने को कैपिटल गेन चल रहा है, एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट वालों के लिए यस वो कैपिटल गेन्स ही चल रहा है, बट फाइनल वाले जानते हैं कि इस चैप्टर में से हमने बहुत सारे चैप्टर्स को बाहर निकाला है एज पर योर ICSI मॉड्यूल. तो अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर हमने कैपिटल गेन का बेसिक तो पढ़ा ही था, प्लस हमने लिक्विडेशन पढ़ लिया, स्लम सेल पढ़ लिया, सेक्शन 50C का ट्रीटमेंट भी पढ़ा इसके अंदर. क्लियर है? यस सर, बिल्कुल सर. तो आज भी हम लोग कहने को कैपिटल गेन्स पढ़ेंगे, बट हम लोग आज फिर से इस चैप्टर के अंदर कुछ मेजर स्पेशल ट्रांजैक्शंस पढ़ेंगे जिनके ऊपर क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं. क्लियर है? यस सर. तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर को. तो मैं बता देता हूं कि आज हम क्या क्या पढ़ेंगे. एक तो हम लोग आज 45 की सीरीज़ पूरी कंप्लीट करेंगे बेटा. सो दैट इज़ 45(1)(a), 45(2), 45(3), 45(4), 45(5) एंड 45(5)(a. ठीक है जी, तो ये पूरी सीरीज़ हमारी ख़त्म हो जाएगी. 46 मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ. आपको याद होगा लास्ट क्लास में हमने लिक्विडेशन पढ़ा था, तो उसमें हमने ये पढ़ लिया था. और 46A मैंने आपसे पहले ही कहा, बायबैक फॉर लिस्टेड होता था, बट अब ये यूजलेस हो चुका है बिकॉज ऑफ सेक्शन 115 QA, QB एंड QC. ठीक है सर. ठीक है, इसके अलावा आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे, दैट इज़ टैक्सेशन ऑफ कैपिटल गेन्स. सर ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा, इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा कि आपको लगेगा कि यस, इसके बिना हमारा टैक्स ही अधूरा है. ठीक है, तो टैक्सेशन ऑफ कैपिटल गेन्स पढ़ेंगे हम. ठीक है, इसके अलावा मैं आपको पढ़ाऊंगा टैक्सेशन ऑफ फ्यू स्पेशल एसेट्स. ठीक है जी, कुछ स्पेशल एसेट्स को भी हम लोग डिस्कस करेंगे. सो आज की क्लास का ये हमारा टॉपिक रहेगा. ठीक है, एंड ट्रस्ट मी, जो भी मैं कराऊंगा
will be very 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 important for your examination point of view, and please end तक बने रहिएगा and बीच में breaks मत लिया करो जब मैं क्लास चला रहा हूँ, तो you can understand कि मैं भी आपके साथ बैठा हुआ हूँ. सो आई थिंक अगर मैं बैठ रहा हूँ तो आपको भी बैठना चाहिए मेरे साथ, तभी हम लोगों का ये जो गोल है वो पूरा हो पाएगा. क्लियर है? यस सर. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. पहले हम 45 की सीरीज को ख़त्म करेंगे, लिखना शुरू करेंगे. सबसे पहला जो मैं इनमें से कराने जा रहा हूँ वो है सेक्शन 45 सब सेक्शन 2, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन. और इसके साथ मैं एक पीजीबीपी के सेक्शन की भी कनेक्टिविटी कराऊंगा. ठीक है ना? तो पीजीबीपी का भी एक सेक्शन हम कनेक्टिव वे में पढ़ेंगे, साथ में 45 सब सेक्शन 2 पढ़ेंगे. क्लियर है? यस सर. तो ऊपर हेडिंग डालनी है आपने, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट टू एसआईटी. ये हमारी हेडिंग है बच्चे, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट टू स्टॉक इन ट्रेड. ठीक है जी. सेक्शन है 45 सब सेक्शन 2, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट टू स्टॉक इन ट्रेड. आप सबको याद होगा जब मैं आपको ट्रांसफ़र का मीनिंग बता रहा था तो उसमें हमने क्लियरली देखा था कि ट्रांसफ़र इंक्लूड्स, ट्रांसफ़र में इंक्लूडेड होता है क्या? कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट टू स्टॉक इन ट्रेड. कई बच्चों को ये समझ नहीं आता तो मैं एक सेकंड में पहले समझा देता हूँ. मान लीजिए कि एक आदमी के लिए, एक आदमी ने लेट से ज्वेलरी परचेज करी है बेटा. अब मुझे बताओ, आम तौर पे ज्वेलरी क्या होती है? कैपिटल एसेट. लेकिन अगर वो कल को ज्वेलरी का बिजनेस स्टार्ट कर देता है और वो जो घर की ज्वेलरी थी उसने उसी को ही क्या बना दिया? स्टॉक बना दिया. तो मुझे बताओ, अर्लियर इट वाज ट्रीटेड एज योर कैपिटल एसेट एंड नाउ यू हैव कन्वर्टेड इट इनटू स्टॉक इन ट्रेड. सो दिस इज व्हाट द लॉ इज. लॉ कहता है कि अगर कभी भी ऐसा हुआ क्या, योर कैपिटल एसेट गेट्स कन्वर्टेड टू स्टॉक इन ट्रेड, तो मैं इसको मानूंगा ट्रांसफर. पहले तो सेक्शन 2 क्लॉज 47 ने क्या बोला कि मैं इसको क्या मानूंगा? ट्रांसफर. अब मुद्दा ये था कि ऐसी सिचुएशन में टैक्सेशन कैसे होता है वो हमें सिखाएगा सेक्शन 45 सब सेक्शन 2. क्लियर है? यस सर. तो अब देखते हैं 45(2) ने क्या कहा. सामने देखना सबने. कहता है मान लो हमने 1 अक्टूबर 2014 एक कैपिटल एसेट परचेज किया था 2 लाख रुपए का. ठीक है जी. यस सर. और उसके बाद हम लोगों ने 1 नवंबर 2018 हमने इस कैपिटल एसेट को कन्वर्ट कर डाला एसआईटी में. किस में कन्वर्ट कर दिया आपने? एसआईटी में कन्वर्ट कर दिया. ठीक है सर. और फिर उसके बाद आप लोगों ने 2 अक्टूबर 2020 आपने इसको डिस्पोज ऑफ कर दिया, लेट्स से फॉर ₹10 लाख. राइट. और जिस दिन आपने इसको कन्वर्ट किया था उस दिन इसकी फेयर मार्केट वैल्यू थी 7 लाख रुपीस. उस दिन इसकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी थी? 7 लाख रुपीस. पहले क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे. जब खरीदा था 2 लाख रुपए का, कन्वर्जन हुआ 7 लाख रुपए का, और फाइनली जब ये बिका तो 10 लाख रुपए का. आई एम वेरी श्योर ये आपको याद होगा बहुत सारे बच्चों को, और जिनको याद है अपना चैट बॉक्स ओपन रखेंगे. एंड आई वांट एवरीवन टू पार्टिसिपेट इनटू दिस, तभी मज़ा आएगा बच्चे. पार्टिसिपेशन ही एक तरीका है क्लास को एंजॉय करने का. क्लियर है? अच्छा, मेरे से ना अक्सर बच्चे पता क्या पूछते हैं कि सर मेरा ना कॉन्सेंट्रेशन नहीं बनता पढ़ाई पे, है ना, मेरा कॉन्सेंट्रेशन नहीं बनता पढ़ाई पे. तो मैं आपको सिर्फ 2 मिनट निकाल के मैं ये समझा देता हूँ कि कॉन्सेंट्रेशन ये वर्ड है क्या. देखिए, कॉन्सेंट्रेशन हमारा तभी बनता है किसी भी चीज़ पे जब हमें उस चीज़ को करने में मज़ा आए. मैं इसका एक लाइव एग्जांपल देता हूँ. मेरा बेटा मेरे घर में जब गेम खेल रहा होता है ना, तो उसके कान में जाके मैं जितनी मर्जी तेज आवाज़ें मार दूँ बट वो हिलता नहीं है. उसको यही नहीं पता चलता कि घर में कौन आ रहा है कौन जा रहा है. तो इसका मतलब उसका कंसंट्रेशन इतना हैवी होता है कि मैं चाह कर भी ना उसको हिलाना पड़ता है. प्राकृत खड़ा हो जा, तब जाके अच्छा अच्छा. तो इसका मतलब ये हो गया कि कंसंट्रेशन क्या है? कंसंट्रेशन कुछ नहीं है बच्चे, आपका ध्यान उन्हीं चीज़ों में लगता है जिस चीज़ को आप एक्चुअली में इंटरेस्ट से काम करते हो. तो यहाँ पर मुद्दा ये है कि इफ यू रियली वांट टू इंक्रीज योर कंसंट्रेशन इन योर स्टडीज, सो द गोल्डन रूल इज कि ट्राई टू फाइंड इंटरेस्ट इन योर स्टडीज. उसमें इंटरेस्ट ढूंढो. कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें हमें इंटरेस्ट नहीं आता, तो उसमें क्रिएट करना पड़ता है.
समझ आ रही है? उसमें क्रिएट करना पड़ता है इंटरेस्ट को। और इंटरेस्ट कैसे क्रिएट होता है मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूँ। हमेशा जब भी पढ़ाई करते हैं तो जिस जगह पे पढ़ाई करते हैं वो जगह बहुत साफ सुथरी होनी चाहिए, ठीक है। ट्राई टू यूज न्यू स्टेशनरी विद यू, क्योंकि जब आप नई स्टेशनरी यूज करते हो, नया रजिस्टर, नया पेन, आपको याद होगा बचपन में जब आप नई क्लास में जाते थे तो बहुत जोश होता था पढ़ने का, लेकिन जैसे जैसे किताबें खराब करने शुरू कर देते हो, निशान मारना शुरू कर देते हो, तो हमारा कॉन्सेंट्रेशन लेवल गिरना शुरू हो जाता है, याद है ना? तो यस, तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के लिए हमें उसके अंदर इंटरेस्ट क्रिएट करना बहुत जरूरी है। तो इन क्लासेस के अंदर जो मैं आपको लाइव दे रहा हूं, इंटरेस्ट कैसे क्रिएट होगा पता है? अगर मेरे साथ साथ आप क्या करो, चैट बॉक्स के अंदर मेरे साथ साथ आंसर दो। जब आप मेरे साथ साथ आंसर दोगे ना, और जो आप बोल रहे हो अगर मैं भी वही बोलूंगा, तो आपको लगेगा यस मुझे आता है। सो दिस इज हाउ इंटरेस्ट इज बीइंग बिल्ट अप। याद रखना, इंटरेस्ट हमें क्रिएट करना पड़ता है, अपने आप किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं आता। क्या मेरा पॉइंट समझ आ रही है? यस। तो मैं चाहता हूं कि जब भी मैं आपसे कुछ पूछूं, फटाफट से सबको आंसर देना है। आपको लगेगा यस यार बहुत अच्छा लग रहा है, बिकॉज जब हम इंटरेक्टिव हो जाते हैं ना, तो स्टार्ट हो जाता है इंटरेस्ट डेवलप होना। क्लियर है या नहीं? यस सर। तो इफ यू वांट दीज क्लासेस टू बी मोर इंटरेस्टिंग फॉर यू, डेफिनेटली उससे कॉन्सेंट्रेशन लेवल बाय डिफॉल्ट बढ़ेगा। सो कीप ऑन आंसरिंग द क्वेश्चन जो मैं बीच बीच में पूछता हूँ। चलो, अब मेरा क्वेश्चन का आंसर फटाफट से कौन देगा, जल्दी बताओ। वेरी गुड। बच्चा कहता है कि सर देखो, यहां से लेकर यहां तक ये था कैपिटल एसेट, और यहां से लेकर यहां तक ये था एसआईटी। बिल्कुल सही। तो मेरा क्वेश्चन है, यहां से लेकर यहां तक अगर ये कैपिटल एसेट था, तो जो एप्रिसिएशन इस पीरियड में आया होगा, क्या वो कैपिटल गेन में टैक्स होना चाहिए? यस। और जो एप्रिसिएशन इस पीरियड में आया होगा, क्या वो पीजीबीपी में टैक्स होना चाहिए? यस। तो इस ट्रांजैक्शन में हम जब इनकम कैलकुलेट करेंगे तो वी विल कैलकुलेट अंडर टू हेड्स, वन अंडर द हेड कैपिटल गेन्स, द अदर वन अंडर द हेड पीजीबीपी। ठीक है सर। आप में से कौन मुझे बताएगा, दो वाली चीज 7 लाख की हुई, यानी कि 5 लाख का एप्रिसिएशन, क्या कैपिटल गेन में जाना चाहिए? यस। 7 वाली चीज 10 की हुई, क्या 3 लाख का एप्रिसिएशन पीजीबीपी में जाना चाहिए? बिल्कुल। तो अब स्पेशल पॉइंट्स क्या थे इसके स्पेशल पॉइंट नंबर 1 ये था कि ये ट्रांजैक्शन टैक्सेबल कब होती है? इन द ईयर, जिस ईयर में एसआईटी सोल्ड होता है। कन्वर्जन जब होता है तब हम इसको, जिस दिन कन्वर्जन होता है तब टैक्स नहीं करते। टैक्स कब करेंगे? जब एक्चुअली में ये सोल्ड आउट होगा। ठीक है सर। फिर दूसरा क्वेश्चन हो जाता है कि सर एक बात बताओ, पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां तक लेते हैं? तो लिख लीजिए, पीरियड ऑफ होल्डिंग हम लेते हैं डेट ऑफ कन्वर्जन तक, क्योंकि जिस दिन ये कन्वर्ट हो जाएगा हम मान के चलेंगे वो डेट ऑफ ट्रांसफर थी। तो डेट ऑफ ट्रांसफर तक का हमें पीओएच लेना है टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ कैपिटल एसेट। क्लियर है? ठीक है सर। सर एक बात बताओ, पीजीबीपी निकालने के लिए और कैपिटल गेन निकालने के लिए और क्या चाहिए? वेरी सिंपल। पीजीबीपी का फॉर्मूला होगा सेल प्राइस, जितने का वो फाइनली बिका, माइनस कॉस्ट। एंड यहां पर कॉस्ट का मतलब होगा फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन डेट ऑफ कन्वर्जन। जिस दिन आप कन्वर्ट करोगे उस दिन जो भी फेयर मार्केट वैल्यू होगी वो आप ले लेना। ठीक है जी। तो फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन डेट ऑफ कन्वर्जन आपने लेना है। तो यहां पर आप चेक कर लीजिए, फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन डेट ऑफ कन्वर्जन की अगर हम बात करें, फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन डेट ऑफ कन्वर्जन की अगर हम बात करें तो वो था 7 लाख रुपए। कितना था? 7 लाख। तो यहां पर आ जाएगा 7 लाख, और सेलिंग प्राइस का मतलब है जितने का ये बिकेगा। कमॉन, जितने का ये बिकेगा। तो मुझे बताओ बिकेगा कितने का? सर कितने का बिका है ये? 10 लाख का। तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 लाख रुपए टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड पीजीबीपी। ठीक है सर। अब हमें चेक करना है कैपिटल गेन कैसे निकालेंगे। कौन बताएगा? कैपिटल गेन के लिए पहले क्या चेक करना होता है? नेचर। क्या चेक करना होता है? नेचर। आप में से कोई बता सकता है नेचर क्या होगा इसका? देखो, नेचर के लिए आपको कहां से कहां तक देखना है? 14 से लेकर 18 तक। 14 से लेकर 18 तक। और अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम 36 मंथ्स कंसिडरेशन में लेंगे। यस। और क्योंकि ये पीरियड 36 महीने से ज्यादा है तो क्या मैं इसको लॉन्ग टर्म मानूंगा? बिल्कुल। तो अगर ये लॉन्ग टर्म है तो मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ? फुल वैल्यू माइनस इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल गिव यू लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। क्या सबको समझ आ रहा है? यस सर। अब मुझे बताओ इसमें फुल वैल्यू क्या होगी? इसमें फुल वैल्यू क्या होगी? सर फुल वैल्यू का मतलब होगा फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन डेट ऑफ कन्वर्जन। याद रखना, फेयर मार्केट वैल्यू के 2 इस्तेमाल होंगे, पीजीबीपी निकालते समय कॉस्ट, कैपिटल गेन निकालते समय फुल वैल्यू। ठीक है जी। तो यहां पर आपने फुल वैल्यू लिख देना है 7 लाख, और इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपको माइनस करनी है।
तो 2 लाख डिवाइड बाय CII ऑफ 14-15 इनटू CII कौन सा लोगे, डेट ऑफ कन्वर्जन वाला, डेट ऑफ ट्रांसफर वाला 18-19, ठीक है जी। 18-19 का CII आप मल्टीप्लाई कर देना, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा इंडेक्स कॉस्ट एंड यू विल गेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स फ्रॉम हेयर। उम्मीद करता हूँ दिस इज ऑल डन नाउ। लॉक कर दो इसको। यस सर, बिल्कुल समझ आ गया। एक स्पेशल नोट और लिख लीजिए कि जब आप फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन डेट ऑफ कन्वर्जन लोगे ना, फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन डेट ऑफ कन्वर्जन के 2 यूसेज होंगे। कैपिटल गेन निकालते समय ये फुल वैल्यू होगा और PGBP निकालते समय ये कॉस्ट होगा, ठीक है ना, ये ध्यान रख लेना। इसमें एक पॉइंट और ऐड कर सकते हो आप, और वो क्या पॉइंट हमें ऐड करना है, वो पॉइंट आपको ये ऐड करना है कि इंडेक्सेशन जो होगा ना वो डेट ऑफ ट्रांसफर यानी कि डेट ऑफ कन्वर्जन तक का लेना है बस, जब बिका उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। ठीक है सर, समझ आ गया, बिल्कुल समझ आ गया सर। तो हमारा 45 सबसेक्शन 2 डन। तो 45(2) में हमने क्या पढ़ा, जब क्या कन्वर्ट होता है बेटा, कन्वर्जन होती है किसकी, कैपिटल एसेट की, किस में, SIT में। एक बच्चा कहता है सर उल्टा हो सकता है, मैंने कहा क्या मतलब, क्या ऐसा हो सकता है कि SIT गेट्स कन्वर्टेड टू कैपिटल एसेट, बिल्कुल हो सकता है। तो अब लिखो नेक्स्ट। अब ये आपको PGBP में पढ़ाया था मैंने, लिखो कन्वर्जन ऑफ SIT टू कैपिटल एसेट। देखो ये मैं यहीं पढ़ा रहा हूं, रीजन बीइंग आप समझ सकते हो, क्योंकि टॉपिक साथ में पढ़ा होगा तो आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी, ठीक है ना। अदरवाइज वैसे ये वाला कॉन्सेप्ट हमें कब पढ़ना होता है, PGBP में पढ़ना होता है, ठीक है ना। कब पढ़ना होता है, PGBP में, ठीक है सर। लेकिन अब मैं इसको इसी के साथ पढ़ा रहा हूं, लिख लो सेक्शन 28 ऑफ PGBP। याद रखना मैं इसलिए एक साथ करा रहा हूं क्योंकि कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट टू SIT एंड SIT टू कैपिटल एसेट। आई एम वेरी श्योर यार, मैं इतने दिन से आपके साथ क्लासेस ले रहा हूं, आपने मेरा पढ़ाने का स्टाइल देख लिया होगा। आई ट्राई माई बेस्ट टू कनेक्ट द थिंग्स, ठीक है ना। लॉ को सीधा पढ़ने में कोई मजा नहीं है, लॉ को पढ़ने में कब मजा है, व्हेन यू कनेक्ट द थिंग्स, कम ऑन, व्हेन यू कनेक्ट द थिंग्स। कनेक्शन नहीं करोगे तो यूजलेस है, ठीक है ना। अगर मैं एक चीज यहीं पढ़ रहने दूं, उससे रिलेटेड टॉपिक में आपसे 10 दिन बाद डिस्कस करूं तो आपको याद ही नहीं आएगा ना, आप चीजों को कनेक्ट कर पाओगे, क्लियर है ना। तो इसीलिए कोशिश यही करनी है कि चीजों को कनेक्ट करके पढ़ना है, ठीक है सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कन्वर्जन ऑफ SIT टू कैपिटल एसेट, ये मेरा टॉपिक का नाम है, ठीक है। अब ये क्या कहता है लॉ, ध्यान से सुनेंगे। लॉ कहता है जिस दिन कन्वर्जन विल टेक प्लेस, इनकम अंडर द हेड PGBP कैलकुलेट किया जाएगा। जिस दिन वी विल टेक कन्वर्जन, उसी दिन आपको निकालना है इनकम अंडर द हेड PGBP। बड़े ध्यान से सुनिएगा, ठीक है सर। अब लॉ ने एक बड़ी अजीब सी बात बोली जो शायद आप लोगों को अब तकलीफ देगी, और वो क्या बोला, कहते हैं जिस दिन कन्वर्ट होगा, डेट ऑफ कन्वर्जन वाले दिन, जो भी फेयर मार्केट वैल्यू आ रही होगी उसकी, जो भी उसकी क्या आ रही होगी, फेयर मार्केट वैल्यू, उसको इनकम फ्रॉम PGBP मान लिया जाएगा। बड़ा बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये। जिस दिन आप कन्वर्ट करोगे उस दिन उसकी जो भी फेयर मार्केट वैल्यू आ रही होगी, मान लो 20 लाख आ रही है, 25 लाख आ रही है, 30 लाख आ रही है, जो भी वैल्यू आ रही होगी तो हम उसको क्या मान लेंगे, उसकी इनकम फ्रॉम PGBP। अब कई बच्चों को ये गलत लगता है, बच्चा कहता है सर ये कैसे हो सकता है, इनकम कैसे हो सकती है वो। मैंने कहा देख लेते हैं। सपोज करो कि तुमने स्टॉक खरीदा था 2 लाख का, और जिस दिन तुमने कन्वर्ट करा था उसकी फेयर मार्केट वैल्यू थी 5 लाख। आप में से कोई मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकता है कि PGBP इनकम कितनी होनी चाहिए, एनीबडी। जिस दिन खरीदा था, मान लो हमने खरीदा था 19-20 में और ये बैलेंस शीट में पड़ा हुआ था, और 20-21 में मैंने कन्वर्ट कर दिया, और कितने का कन्वर्ट किया, 5 का। बताओ आप में से कोई आंसर दे सकता हो कि बिजनेस इनकम कितनी होनी चाहिए। जो आंसर दे देगा उसको मिलेंगे 50 रुपए का पेटीएम। सही बात। अब बच्चा कह रहा है सर नहीं सर ये गलत बोल रहे हैं, सर PGBP इनकम तो 3 लाख होनी चाहिए। मैंने कहा कैसे, कहता सर देखो कन्वर्जन वाले दिन 5 का था, खरीदा कितने का था, 2 का,
तो सर 3 लाख मेरी इनकम होनी चाहिए। जल्दी बताओ कितने बच्चों को लग रहा है कि 3 लाख शुड बी द करेक्ट आंसर? हाँ जी, कितने बच्चों को लग रहा है कि 3 लाख ही आंसर होना चाहिए? जल्दी बोलो यार फटाफट से, तभी मजा आएगा। 3 लाख ही आंसर होना चाहिए, कितने बच्चों को ऐसा लग रहा है? वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों को ऐसा लग रहा है कि 3 लाख होना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं कि गवर्नमेंट ने 5 क्यों बोला। 5 क्यों बोला, लॉजिकली समझना। गवर्नमेंट कहती है कि मेरे को एक बात बता, अगर ये तेरा स्टॉक था तो क्या तूने 1920 में जब परचेज करा होगा तो क्या परचेजेस को P&L की डेबिट में डाल दिया होगा? टू परचेज 2 लाख रुपए, तो 1920 में जब तूने 2 लाख रुपए क्लेम कर लिया होगा तो क्या 1920 में हमने वो खर्चा अलाउ कर दिया होगा? यस। और जब वो खर्चा अलाउ किया होगा तो क्या उस साल की इनकम 2 लाख से कम हो गई होगी? बिल्कुल सही। हाँ सर, बात तो सही कह रहे हो। तो जब उस साल की इनकम ऑलरेडी 2 लाख से कम हो चुकी है तो दोबारा से मैं कम करूं, ऐसा थोड़ी ना होगा यार। तो क्या इस बार हम पूरा 5 टैक्स करेंगे तो नेट 3 ही बनेगा? सोचो कैसे। इस बार 5 टैक्सेबल, 2 लाख पिछले साल ऑल आउट था, तो नेट जो हमने आपको टैक्स किया वो 3 लाख ही तो है। हाँ सर बिल्कुल सही है। क्या समझ आ गया? नहीं तो इसलिए प्रोविजन ऑफ द लॉ क्या कहता है, एक बार दोबारा देखेंगे। कौन मुझे बताएगा, डेट ऑफ कन्वर्जन पे जो भी एफएमवी होगी क्या वो इनकम फ्रॉम पीजीबीपी कहलाएगी? यस सर। ठीक है, अब आगे, अभी आगे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से सुनना। एसआईटी को हमने कैपिटल एसेट में कन्वर्ट किया। मान लो कन्वर्ट किया 1 अक्टूबर 2020 और उस दिन उसकी फेयर मार्केट वैल्यू थी 5 लाख और एसआईटी की कॉस्ट थी 2 लाख। तो इसका हमें कुछ नहीं करना क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं क्या ये 2 लाख आप ऑलरेडी खर्चों में क्लेम कर चुके थे। यस। तो गवर्नमेंट ने सीधा सीधा क्या बोला, एज पर सेक्शन 28 क्या इनकम फ्रॉम पीजीबीपी निकालते समय क्या पूरा 5 लाख इनकम ले लिया जाएगा अंडर द हेड पीजीबीपी? क्या यहां तक क्लियर था? यस। अब मुझे बताओ ये क्या बन चुका है? कैपिटल एसेट। कम ऑन, क्या बन चुका है? कैपिटल एसेट। अब कल को जब ये बेचूंगा तो मैंने क्या बेचा? कैपिटल एसेट बेचा। कुछ समझ आ रही है या नहीं? हाँ सर बिल्कुल क्लियर हो गया। अब हमने क्या बेचा? कैपिटल एसेट बेचा। सबको क्लियर है? यस सर। अब ये कैपिटल एसेट डेप्रिशिएबल भी हो सकता है और नॉन डेप्रिशिएबल भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। लेकिन अभी तो हम किसका पढ़ रहे हैं? नॉन डेप्रिशिएबल का। तो मैं मान के चलता हूं कि ये कैपिटल एसेट कौन सा है? नॉन डेप्रिशिएबल है। सारे बोलो कौन सा है? नॉन डेप्रिशिएबल है। ठीक है। अब कल को जब ये बिकेगा, मान लो हमने 1 अक्टूबर 2024 में इसको बेचना है और वो भी 25 लाख का बेचना है, तो मुझे बताओ क्या अब फ्यूचर में क्या कैपिटल गेन्स निकलेगा? बिल्कुल। अब जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा उसका जवाब दे दो। क्योंकि ये नॉन डेप्रिशिएबल है तो ये लॉन्ग टर्म भी हो सकता है और शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। डिपेंड करेगा पीरियड ऑफ होल्डिंग पे। पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से लोगे? जब आपने एसआईटी खरीदा था वहां से लोगे या जब ये कन्वर्ट हुआ था वहां से लोगे? पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से शुरू करोगे? बहुत सही, यहां से शुरू करेंगे सर। सो यहां से पीरियड ऑफ होल्डिंग विल बी टेकन फ्रॉम डेट ऑफ कन्वर्जन। याद रखना, डेट ऑफ कन्वर्जन से क्या हमें इसका पीरियड ऑफ होल्डिंग काउंट करना है, क्योंकि यहां से क्या हमने कैपिटल एसेट होल्ड किया है। यस। क्योंकि ये पीरियड 3 साल से ज्यादा है तो क्या मैं इसको लॉन्ग टर्म मान लूं? बिल्कुल। अब कौन मुझे बताएगा जब मैं कैपिटल गेन निकालूंगा तो फुल वैल्यू तो 25 लाख है। सही है सर। इंडेक्स्ड कॉस्ट क्या लोगे? सर 5 लाख। बिल्कुल सही। तो अब एक पॉइंट लिख लीजिए इसके आगे, व्हेन सच एसेट। ये सच एसेट कौन सा है? सच एसेट कौन सा है? जो कि एसआईटी था और वो कन्वर्ट हुआ था किसमें? कैपिटल एसेट में। एसआईटी था और वो कन्वर्ट किसमें हुआ था? कैपिटल एसेट में। लॉ कहता है व्हेन एवर सच एसेट, व्हेन एवर सच एसेट, मैं रिपीट करूंगा, सच एसेट कौन है? जो एसआईटी था कन्वर्ट हो गया किसमें? कैपिटल एसेट में। व्हेन एवर सच एसेट विल बी ट्रांसफर्ड, जब भी इसको ट्रांसफर किया जाएगा तो क्या इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन्स निकलेगा? बिल्कुल। और ये निकालते समय
क्या हमें पीओएच चाहिए होगा और हमें कॉस्ट चाहिए होगी, क्योंकि जब तक ये नहीं मालूम तो नेचर नहीं पता चलेगा और कंप्यूटेशन नहीं होगी। बिल्कुल सही। तो कौन मुझे बताएगा पीओएच कहाँ से लेंगे? डेट ऑफ कन्वर्जन से लेंगे। और कॉस्ट क्या मानी जाएगी? फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन डेट ऑफ कन्वर्जन। सो सिंपल। क्या आगे के पीरियड में कैपिटल गेन्स निकल आएगा और पीछे हमने ऑलरेडी क्या निकाल दिया? पीजीबीपी। क्या पल्ले पड़ गया? सर बिल्कुल समझ आ गया। सर अगर ये डेप्रिशिएबल एसेट होता तो? सर बताऊंगा जब हम पीजीबीपी पढ़ेंगे, क्योंकि डेप्रिशिएबल एसेट का कैपिटल गेन मैंने अभी तक आपको निकालना नहीं सिखाया है, ठीक है ना? तो फिर यहां पर भी छेड़ने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है जी। सर बिल्कुल क्लियर हो गया, A to Z समझ आ गया हमें। बहुत बढ़िया बच्चे। तो मैं एक सिचुएशन दे रहा हूं, बनाइए पैरेलल में, पैरेलल सिचुएशन बनाएंगे। लिखो कैपिटल एसेट टू एसआईटी एंड एसआईटी टू कैपिटल एसेट। देखो जब आप चार्ट बना लेते हो ना तो आपके लिए चीजें बहुत इजी हो जाती हैं, ठीक है ना? ध्यान से देखेंगे। मान लो 1 अप्रैल 2014 आपने कैपिटल एसेट परचेज करा था 2 लाख रुपए का। ये बना के मैं कराऊंगा नहीं, बना के छोड़ दूंगा। 30 सितंबर 2018 आपने उसको कन्वर्ट करा एसआईटी के अंदर, ठीक है? और उसकी फेयर मार्केट वैल्यू उस दिन आ रही थी 5 लाख। और 1 जून 2020 आपने इसको बेच डाला 18 लाख में, ठीक है जी। तो आपको बताना है पीजीबीपी कितना होगा और आपको बताना है कैपिटल गेन्स कितना होगा। उल्टा लिख दिया ना मैंने। यहां लिखेंगे आप कैपिटल गेन्स कितना आएगा और यहां लिखेंगे पीजीबीपी कितना आएगा। कर लेंगे? ठीक है सर। और यहां पे प्रोविजन कौन सा पढ़ोगे आप? 45(2) पढ़ लेना, ठीक है। अब देखो 1 अप्रैल 2014 आपने एसआईटी खरीदा था 2 लाख रुपए का। 30 सितंबर 2018 आपने इसको कन्वर्ट कर दिया टू कैपिटल एसेट, फेयर मार्केट वैल्यू थी 5 लाख। बहुत इजी हो गया होगा अब तो। और 1 जून 2020 आपने इसको बेच देना है 18 लाख में, ठीक है। आपने मुझे बताना है, चलो ये तो मुझे अभी बता ही दो यार, बताओ पीजीबीपी में इनकम कितनी आएगी? यहां बच्चा गड़बड़ कर देता है, पता है? बच्चा कहता है पीजीबीपी में इनकम आएगी 3 लाख। 3 नहीं आएगी, बार बार बोल रहा हूं, पूरी 5 आएगी। ये डिफरेंस मत ले लेना, यही गड़बड़ होनी है, आपसे बता रहा हूं मैं आपको। पीजीबीपी क्या होता है? एफएमवी एज ऑन डेट ऑफ कन्वर्जन। एफएमवी एज ऑन डेट ऑफ कन्वर्जन। और यही एफएमवी कैपिटल एसेट की क्या बन जाएगी? कॉस्ट। और यहां से लेकर यहां तक आप क्या निकाल देना? कैपिटल गेन्स, ठीक है। और मैं बता देता हूं, लेट से ये लैंड था, एसेट का नाम है लैंड, ठीक है। तो मेरे को ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करके नीचे आपने कमेंट बॉक्स में आंसर देना है बेटा, ठीक है? ठीक है सर। सर सीआईआई तो बता दो, लिख लो। 14-15 का सीआईआई लिख देता हूँ, एक 18-19 का दे देता हूँ और एक 20-21 का दे देता हूँ। आप देख लेना कौन सा यूज हो रहा है कहाँ पर, ठीक है। 20-21 तो आपको मालूम है कितना है? 301। कितना है? 301। 14-15 का लिखेंगे 240 और 18-19 का लिखेंगे 280, ठीक है जी। यू नीड टू ट्राई योर क्वेश्चन योर सेल्फ। सो आई एम वेरी श्योर अगर ये कर लोगे तो बहुत बड़ा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक खत्म, ठीक है जी। सो 45(2) भी पढ़ लिया हमने, साथ में सेक्शन 28 भी पढ़ लिया, ठीक है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत बढ़िया। आप लोगों को समझ आती है जब मैं पढ़ाता हूँ कुछ तो? हाँ सर, सब कुछ समझ आता है। ओके, एक सेकंड, भाग मत जाया करो यार। 2 मिनट के लिए मैंने जरा सा ब्रेक लेता हूँ, भागने की पड़ी जाती है। उसी समय जो है ना बच्चे जो है ना वॉचिंग गिर जाती है, बच्चों को लगता है चलो अब थोड़ी देर मजे ले लो। चलो वेरी गुड। तो अब लिखेंगे जरा अगला, यहाँ पे लिखेंगे 45(3) एंड 45(4), दोनों को हम एक साथ पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। दोनों को हम एक साथ पढ़ेंगे। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। देखो जब जब ऐसा हो, 45(3) कब लगता है? ध्यान से सुनेंगे। 45(3) इज एप्लीकेबल जब भी कोई भी पार्टनर
एडमिट करता है पार्टनरशिप फर्म में या मेंबर एडमिट करता है एओपी बीओआई में, तो जब इस तरह से होता है एंड एज अ कैपिटल कंट्रीब्यूशन, एज कैपिटल कंट्रीब्यूशन वो एसेट लेकर आता है। कैपिटल कंट्रीब्यूशन के तौर पे वो क्या लेकर आता है? एसेट। तो देखने वाली बात यह है कि पार्टनर ने फर्म को एक एसेट दिया, क्या ये ट्रांसफर है? बिल्कुल है। एज अ कैपिटल कंट्रीब्यूशन उसने पैसा ना देकर क्या दे दिया? एसेट। तो मेरा क्वेश्चन है, हु इज ट्रांसफरर ओवर हियर? ट्रांसफर किसने करा? वेरी गुड, पार्टनर ने ट्रांसफर करा। तो कैपिटल गेन किसके लिए निकलेगा? पार्टनर के लिए निकलेगा। बिल्कुल सही। तो मेरा प्रश्न बड़ा ध्यान से सुनना है, जब पार्टनर के लिए कैपिटल गेन निकालोगे, जब पार्टनर के लिए कैपिटल गेन निकालोगे तो कैसे निकलेगा? ध्यान से देखना है आपने। प्रॉब्लम यहां पर यह थी कि पार्टनर ने, मान लो ये पार्टनर था, इसने खरीदा था 2 लाख रुपए का 1 अप्रैल 2010 में, और इसने किसको दे दिया? टू फर्म दे दिया एज कैपिटल कंट्रीब्यूशन। प्रॉब्लम को समझो कहां पे है। प्रॉब्लम ये है कि जब आपने फर्म को दिया था तो बेचा तो था नहीं? हाँ सर। तो फिर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कहां से आएगी? दैट इज द क्वेश्चन। तो 45(3) बेसिकली कहां से आया, समझ आ रही है? 45(3) मुझे ये सिखाता है कि हाउ टू कैलकुलेट फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इन केस व्हेन पार्टनर इज गिविंग एनी एसेट टू द पार्टनरशिप फर्म या मेंबर इज गिविंग एनी एसेट टू एओपी बीओआई एज अ कैपिटल कंट्रीब्यूशन। तो कैपिटल गेन निकालना ये हमें मालूम है, कितने का खरीदा था ये भी मालूम है, कब खरीदा था ये भी मालूम है, कब ट्रांसफर किया ये भी मालूम है, लेकिन कितने का किया ये नहीं मालूम। तो यहां पे लॉ ने क्लियर क्या कर दिया कि फुल वैल्यू क्या ली जाएगी? वैल्यू रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द फर्म्स। जितने में किताबों में फर्म अपनी किताबों में रिकॉर्ड करेगी वो वैल्यू को ले लिया जाएगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। क्या पल्ले पड़ गया? सो मेरा क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन? इट विल बी द वैल्यू विच इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द फर्म। क्या सबको क्लियर है? सर बहुत सिंपल है। तो मुझे बताओ, अगर फर्म ने रिकॉर्ड कर दिया 20 लाख तो फुल वैल्यू 20, फर्म ने अपनी किताबों में रिकॉर्ड करा 5 लाख तो फुल वैल्यू 5। क्लियर है? यस सर। अब ऐसे ही चलते हैं 45(4) उल्टा। ऐसा हो सकता है कि फर्म डिसॉल्व हो रही है, हाँ सर, और डिस्ट्रीब्यूट कर रही है एसेट्स, किसको? पार्टनर को। या कोई एओपी बीओआई डिसॉल्व हो रही थी और डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी किसको? मेंबर्स को। हाँ सर। सो इन केस इफ एनी फर्म इज डिसॉल्व हो रही है एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स हो रहा है टू द पार्टनर, या एओपी पीओआई डिस्ट्रीब्यूट कर रही है टू इट्स मेंबर, तो मेरा क्वेश्चन है, क्या यहां पर भी सेम इशू आएगा? क्या बेच रहे हैं या डिस्ट्रीब्यूशन है? ये डिस्ट्रीब्यूशन है। तो फिर मुद्दा ये था कि फर्म, यहां पे ट्रांसफरर कौन है? फर्म। तो यहां पे लिखेंगे ट्रांसफरर कौन था? फर्म। अगर ट्रांसफरर फर्म थी या एओपी बीओआई थी तो टैक्सेबिलिटी किसके हाथ में आएगी? फर्म के हाथ में आएगी। बिल्कुल, क्योंकि उसने भी कभी खरीदा होगा, आज उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यस। तो अब लॉ कहता है कि फुल वैल्यू जो होगी ना वो फेयर मार्केट वैल्यू होगी एज ऑन डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब बच्चा कहता है, सर कल तो आपने कहा था कि ये टैक्स नहीं होती। कौन बताएगा? मैंने ये कहा था कि ये टैक्स नहीं होती? मैंने कहा था लिक्विडेशन ऑफ कंपनी जब हो रहा होता है तो टैक्सेबल नहीं होता। ध्यान से सुनो, कब टैक्स नहीं करना? लिक्विडेशन ऑफ कंपनी को टैक्स नहीं करना। दिस इज नॉट लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, दिस इज डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म टैक्सेबल है, याद रखना, वो 46(1) में नहीं आती। क्लियर है? 46 सबसेक्शन 1 में कौन था? लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज की बात हुई थी, और अब जो मैं पढ़ा रहा हूं दैट इज फर्म का डिसोल्यूशन। क्या फर्क समझ आ रहा है? यस सर। डन सर, समझ आ गया, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद हमें पढ़ना है 45(5). ये क्या था आपको याद कराता हूं मैं। जब भी कोई एसेट कंपल्सरली एक्वायर्ड, जब भी कोई एसेट कंपल्सरली एक्वायर्ड हो जाता है अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स, तो उसको हम ट्रांसफर बोलते हैं। यस, बिल्कुल बोलते हैं। तो क्वेश्चन ये था कि उस केस में कैपिटल गेन कब और कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो आई एम गिविंग यू वन सिचुएशन, और उस सिचुएशन से हम सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट कैपिटल गेन्स। हाँ जी, देखेंगे जरा सारे। देखिए, सपोज करिए कि हमने कैपिटल एसेट परचेज करा 1 अप्रैल 2012 को। ठीक है, और वो कैपिटल एसेट लेट्स से लैंड आपने परचेज करी थी। ठीक है, लैंड परचेज करी थी आपने, एंड उसकी वैल्यू थी लेट्स से 10 लाख रुपए। 10 लाख की आपने परचेज करी थी। ठीक है सर। अब हुआ ये
कि 1 नवंबर 2018 यानी कि प्रीवियस ईयर 18-19 में इस लैंड को कंपल्सरली एक्वायर्ड कर लिया गया अंडर एनी लॉ इन फोर्स, अंडर एनी लॉ इन फोर्स। ठीक है ना, इस लैंड को कंपल्सरली क्या कर लिया गया, एक्वायर्ड कर लिया गया। प्लीज ध्यान से सुनेंगे। सो द लैंड वाज कंपल्सरली एक्वायर्ड ऑन 1 नवंबर 2018 और आपके लिए कॉम्पनसेशन फिक्स कर दी गई, लेट्स से 30 लाख रुपीस। ठीक है, और वो कॉम्पनसेशन आपको रिसीव हुई है, मान लेते हैं 1 अक्टूबर 2020 में। तो पहले मैंने बहुत सिंपल सरल सा क्वेश्चन ले लिया, तो कौन मुझे बताएगा कि यहां पर कन्वर्जन कब हुआ है, यानी कि डेट ऑफ ट्रांसफर कब है। सर डेट ऑफ ट्रांसफर विल बी द डेट व्हेन इट इज कंपल्सरली एक्वायर्ड। वेरी गुड, यहां तक। सो ये डेट ऑफ ट्रांसफर है। आपको मालूम है डेट ऑफ ट्रांसफर की रेलेवेंस क्या होती है? डेट ऑफ ट्रांसफर की रेलेवेंस होती है नेचर जानने के लिए। तो मुझे बताओ नेचर यहां से कहां तक देखोगे आप? यहीं तक देखना है बस। ठीक है ना, नेचर आपने यहीं तक देखना है बेटा। ठीक है, ठीक है सर। और पीरियड ऑफ होल्डिंग भी यहीं तक, और इंडेक्सेशन बेनिफिट भी आपको 18-19 तक ही लेना है। ठीक है ना, 12-13 से 18-19 तक का आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट लेना है। क्लियर है? वो अलग बात है कि एज पर सेक्शन 45 सबसेक्शन 5 इट विल बी टैक्सेबल इन द ईयर 2021। समझ आ गया? तो अगर कोई पूछता है ये टैक्सेबल कब होगी, तो आप क्या लिखोगे? टैक्सेबल होगा इन द ईयर 2021 में। क्या नंबर 1 क्लियर हो गया? ठीक है सर। और कौन मुझे बताएगा फुल वैल्यू क्या लोगे आप? तो याद रखना फुल वैल्यू विल बी टेकन एज कंसीडरेशन फिक्स्ड बाय द अथॉरिटी। जिसने कंपल्सरली एक्वायर किया था आपकी जमीन को, उसने जो भी कंसीडरेशन फिक्स किया होगा दैट विल बी टेकन एज फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। ठीक है सर। सर आगे बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात को। एक बच्चा कहता है सर मान लो इस अथॉरिटी ने हमें 2020 में 10 लाख ही दिया था। सर डजेंट मैटर, कितना पे करा था ये नहीं देखना। फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन इज इक्वल टू द अमाउंट विच इज फिक्स्ड बाय द अथॉरिटी, ना कि अमाउंट विच इज रिसीव्ड। हाँ, टैक्सेबल इन द ईयर व्हेन इट इज रिसीव्ड, वेदर इन फुल और इन पार्ट। टैक्सेबल उसी ईयर में होगा जिस ईयर में रिसीव्ड होगा, चाहे वो फुल में रिसीव हुआ था चाहे वो पार्ट में रिसीव हुआ था। एंड फुल वैल्यू हमेशा क्या लेंगे आप? जो कंसीडरेशन आपने फिक्स किया था, ना कि जो रिसीव हुआ था। क्या सबको क्लियर? यस सर। तो मेरे ख्याल से ये पूरा हमें समझ आ गया है। क्या मैं इसको लॉक कर सकता हूं? हाँ सर, पूरा क्लियर हो गया। ठीक है, ये तो था ओरिजिनल कंपनसेशन। ये हमने जो पढ़ा था इसको क्या बोलते हैं? ओरिजिनल कंपनसेशन की बात करते हैं। तो ओरिजिनल कंपनसेशन विल बी टैक्सेबल इन द ईयर व्हेन कंपनसेशन इज रिसीव्ड। फुल वैल्यू विल बी टेकन एज द अमाउंट विच इज फिक्स्ड। पीरियड ऑफ होल्डिंग विल बी टेकन अप टू डेट ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन, और इंडेक्सेशन भी वहीं तक लिया जाएगा। सबको क्लियर? यस सर। अब अगला पॉइंट ध्यान से सुनना है सर। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट निकल कर आ गया कि अगर मान लो कोई पर्सन जिसका एसेट एक्वायर हुआ था उसको लगता है कि कंपनसेशन कम है, तो क्या वो कोर्ट में जाएगा? यस। तो ऊपर लिखेंगे एनहांस्ड कंपनसेशन, एनहांस्ड कंपनसेशन। अब क्या होता है ये, पहले इसको समझ लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एनहांस्ड कंपनसेशन? लॉ कहता है कि अगर कोई पर्सन जिसका कंपनसेशन फिक्स किया गया था और उसको लगता है कि वो कम है, तो क्या वो कोर्ट में जा सकता है? बिल्कुल जाएगा। और अगर कोर्ट में जाएगा तो हो सकता है कि उसको कंपनसेशन एनहांसमेंट करके मिल जाए। बिल्कुल। तो अब मुद्दा ये था कि एनहांस्ड कंपनसेशन कब टैक्सेबल होता है और उसका नेचर क्या होता है। तो ये दोनों बातें समझनी है। लिखो, अगर तो एनहांस्ड कंपनसेशन जो आपको मिला है बाय द वे ऑफ इंटरिम ऑर्डर मिला है, लिख लीजिए। अगर इंटरिम ऑर्डर आया था और अकॉर्डिंग टू इंटरिम ऑर्डर आपको कोई एनहांस कंपनसेशन मिला है, तो लिख लीजिए विल बी टैक्सेबल इन ईयर व्हेन फाइनल ऑर्डर विल बी पास्ड। जिस ईयर में फाइनल ऑर्डर पास किया जाएगा उस ईयर में वो टैक्स किया जाएगा, ना कि जिस ईयर में इंटरिम ऑर्डर पास हुआ था। क्लियर है? ठीक है सर। और इफ एनी अमाउंट ऑफ एनहांसमेंट इज बिकॉज ऑफ फाइनल ऑर्डर, तो लिख लीजिए टैक्सेबल इन द ईयर इन विच इट वॉज रिसीव्ड, जिसमें ये रिसीव्ड हुआ था। ध्यान रखना, इट विल बी टैक्सेबल इन द ईयर जब ये रिसीव हुआ था, अगर फाइनल ऑर्डर की बात करेंगे, और अगर इंटरिम ऑर्डर की बात करेंगे विल बी टैक्सेबल इन द ईयर जब फाइनल ऑर्डर आया था। यस सर, बिल्कुल सही है।
और एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, इसका नेचर क्या होगा, तो याद रखना द नेचर लॉन्ग होगा या शॉर्ट दैट डिपेंड्स अपॉन दी ओरिजिनल कैपिटल गेन। अगर ओरिजिनल वाला लॉन्ग टर्म था तो एनहांस भी लॉन्ग टर्म, ओरिजिनल शॉर्ट टर्म था तो एनहांस भी शॉर्ट टर्म। क्या सबको क्लियर है? यस सर। बच्चा कहता है सर मान लो इंटरिम ऑर्डर आया और मेरे को 20 लाख रुपए मिले हैं, तो क्या ये पूरा 20 लाख कैपिटल गेन हो जाएगा? तो ध्यान से सुनना, अगर आपने इसको केस को लड़ने के लिए कोई लिटिगेशन एक्सपेंसेस करे हैं, बस वो इसमें से हम अलाउ कर सकते हैं। क्लियर है? यस सर। एक लास्ट पॉइंट, अगर इस पर हमें कोई इंटरेस्ट मिलता है, मान लो कई बार कॉम्पनसेशन या एनहांस कॉम्पनसेशन डिले आ रहा है, तो उस पर हमें क्या मिलना शुरू हो जाता है? इंटरेस्ट ऑन एनहांस्ड और ओरिजिनल कॉम्पनसेशन। तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा? तो याद रखना दिस इंटरेस्ट विल बी टैक्सेबल अंडर विच हेड? आईओएस, सब्जेक्ट टू 50% डिडक्शन। मतलब अगर आपको टोटल इंटरेस्ट 50 लाख मिला है या 5 लाख मिला है या 2 लाख मिला है, तो टैक्सेबिलिटी कितनी होएगी? हाफ। बाकी का 50% फ्लैट डिडक्शन मिल जाएगा। ये फाइनेंस एक्ट 2009 में अमेंडमेंट आई थी और आईओएस से आपको इसका बेनिफिट मिल जाएगा। क्लियर है? यस सर, समझ आ गया सर हमें। लो जी, तो 45(5) मैंने पूरा समझा दिया आपको। लॉक कर दो इसको। यस सर। अब हमारे 45 की सीरीज में 2 रह गए हैं, दोनों लिख लीजिए, 45(1)(a) एंड 45(5)(a). ठीक है जी। 1(a) कब लगता है? लिख लो, when your asset is being lost, destroyed। जब हमारा एसेट जो होता है वो लॉस्ट डिस्ट्रॉयड, मैं रिपीट करूंगा, लॉस्ट या डिस्ट्रॉयड। हाँ जी। अब बच्चा पूछता है सर ये लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड की वजह क्या है? लिख लो, इट मे बी एक्सीडेंटल, लाइक मान लो अर्थक्वेक आ गया, ठीक है। इट मे बी बिकॉज ऑफ एनी रियॉट्स, मान लो कोई रियॉट्स छिड़ गए हैं जिसकी वजह से प्रॉपर्टीज डैमेज कर दी गई हैं, बिल्कुल। और इट मे बी बिकॉज ऑफ एनी एक्सीडेंटल फायर हो गया कुछ, ठीक है ना। तो बेसिकली कुछ इस वजहों से अगर कोई एसेट डैमेज या डिस्ट्रॉयड हो जाता है और अगर आपको उस पर क्या मिल रहा है? इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल है, तो लॉ कहता है कि हम इसको कैसे टैक्स करेंगे वो हम बता देते हैं। इट विल बी टैक्सेबल नॉट इन द ईयर व्हेन फायर टुक प्लेस या व्हेन इट वाज लॉस्ट, इट विल बी टैक्सेबल इन द ईयर व्हेन इंश्योरेंस क्लेम इज रिसीव्ड। जब आपको इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड होगा उस ईयर में हम टैक्सेबल करेंगे, ना कि जिस ईयर में नुकसान हुआ, नंबर 1। लेकिन पीरियड ऑफ होल्डिंग और इंडेक्सेशन का बेनिफिट हम सिर्फ डेट ऑफ लॉस तक ही देंगे, बस यहीं तक आपको पीरियड ऑफ होल्डिंग और इंडेक्सेशन बेनिफिट्स मिलेंगे। टैक्सेबिलिटी होगी इन द ईयर व्हेन इंश्योरेंस क्लेम विल बी रिसीव्ड। क्या सबको क्लियर है? एंड फुल वैल्यू विल बी टेकन एज द अमाउंट जो कि इंश्योरेंस कंपनी से आपको मिलना है। क्लियर है? यस सर, समझ आ गया, वेरी सिंपल। अब आ जाते हैं 45(5)(a), इसको हम बोलते थे JDA, ज्वाइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट्स। हाँ जी, सारे बोलेंगे क्या होता है ये? ज्वाइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट्स। अब बच्चा कहता है सर JDAs क्या होता है? मैं आपको समझाता हूँ। देखिए आजकल एक फैशन चल पड़ा है, बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास फादर से या ग्रैंडफादर से, ग्रैंडफादर से अच्छी अच्छी लोकेशंस में प्रॉपर्टीज पड़ी हुई हैं, ठीक है। सो दे आर लैंड ऑनर्स, दे आर लैंड ऑनर्स। अच्छा, उनके पास जमीनें हैं, राइट, बट उनके पास उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए पैसा नहीं है। एंड देयर आर रियल एस्टेट डेवलपर्स ऑल्सो, जो जिनका काम है क्या? बिल्डिंग बनाना। तो आजकल क्या हो गया है, एक ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट हो जाता है बिटवीन 2 पीपल, वन ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी, द अदर वन जिसने कंस्ट्रक्शन करनी है, जिसको हम डेवलपर की बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है सर। अब अकॉर्डिंग टू दिस अग्रीमेंट होगा क्या कि ये जो रियल एस्टेट डेवलपर है ना, ये आपकी पूरी बिल्डिंग बनाएगा, बदले में आपने क्या करना है, उसको एक फ्लोर ट्रांसफर कर देना है, अपना एक फ्लोर उसको ट्रांसफर कर देना है। क्लियर है? तो क्वेश्चन यहां पर क्या है, ध्यान से सुनना, कि ये ट्रांजैक्शन टैक्सेबल कौन से ईयर में होगी? मतलब इट विल बी टैक्सेबल इन द ईयर व्हेन एग्रीमेंट विल बी साइंड, या इट विल बी टैक्सेबल इन द ईयर व्हेन कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा, या व्हेन कंप्लीशन सर्टिफिकेट रिसीव होगा फ्रॉम द ऑथराइज्ड अथॉरिटी, समझ रहे हैं, या जब रजिस्ट्री होगी। सो देयर आर लॉट्स ऑफ इश्यूज नाउ कि व्हेन दिस ट्रांजैक्शन इज गोइंग टू गेट टैक्स्ड, तो वो हमें कौन बताएगा? 45(5)(a), ठीक है जी। तो लिखो इसके अंदर, इन सच ट्रांजैक्शंस कैपिटल गेन्स विल बी ट्रिगर्ड
capital gain will be triggered in the year when completion certificate for whole or part, हाँ जी, completion certificate either whole or part issued by the competent authority. यानी कि डेट ऑफ एग्रीमेंट से कोई लेना देना नहीं है, डेट ऑफ एग्रीमेंट से आपको कोई लेना देना नहीं है। किस दिन एग्रीमेंट साइन हुआ भाड़ में जान दो, जिस दिन कंपिटेंट अथॉरिटी इशू कर देगी कंप्लीशन सर्टिफिकेट, समझ लीजिएगा कि उसी दिन हम लोगों को इसको क्या करना है, टैक्स करना है। क्लियर हो गया जी? यस सर, पूरा समझ आ गया, बहुत बढ़िया। तो आई एम वेरी श्योर नाउ 45 की सीरीज पूरी समझ आ गई है हमें। एक बार चेक कर लीजिए 45 1A 2 3 ये, और साथ में मैंने इसके साथ 28 भी पढ़ा दिया कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। 46 में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका था। अब हमारे को बेसिकली क्या पढ़ना है, टैक्सेशन ऑफ कैपिटल गेन्स, और ये 2 टॉपिक पढ़ने हैं। तो इट विल टेक अनदर 10 to 15 मिनट्स, और इसमें लगेंगे 10 से 15 मिनट, यानी कि अनदर 20 मिनट के अंदर मैं आपको फ्री करने वाला हूँ। और कैपिटल गेन का आज हमारा, अगर मैं सीधा सीधा बोलूँ तो 80 to 90% पोर्शन हमारा ख़त्म हो जाएगा आज, ठीक है ना? यस सर, बहुत थोड़ा बहुत बचेगा, ना के बराबर बचेगा, ठीक है। वो मैं नेक्स्ट क्लास में 10 मिनट में करा दूंगा। अच्छा सर, हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, लिखो 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 मेरे बच्चों, थकना मना है, हमारे राज में थकना मना है। वेरी गुड। चलो सर, अब क्या पढ़ाओगे बता तो दो। मैं बता रहा हूं मेरे बच्चे, बिल्कुल बता रहा हूं। लिखो, टैक्सेबिलिटी ऑफ कैपिटल गेन्स 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। एक बात हमेशा याद रखना, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इज योर नॉर्मल इनकम, इट इज योर नॉर्मल इनकम एंड इट इज योर स्पेशल इनकम। किसी को इसका मतलब समझ आता है? पता है बहुत सारे बच्चों को तो बहुत कुछ नहीं आता। मैंने आज MCQ सीरीज ली, ओ माय गॉड, बहुत ब्लंडर, मतलब इतने सारे बच्चे पता नहीं क्या कौन सा लॉ लिख रहे हैं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। किसने पढ़ा दिया उनको ये वाला लॉ? नहीं तो लॉट ऑफ वर्क टू डू, लॉट ऑफ वर्क टू डू, ठीक है। ठीक है सर, टैक्सेबिलिटी ऑफ कैपिटल गेन्स की बात करेंगे, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। ध्यान से सुनेंगे। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इज ऑलवेज टू बी टेकन एज नॉर्मल इनकम, ध्यान रखना है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होता है? मेरी नॉर्मल इनकम होती है, ठीक है सर। ध्यान से देखते रहिएगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मेरी नॉर्मल इनकम होती है, क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मेरी क्या होती है? नॉर्मल इनकम होती है। इसीलिए लॉ क्या कहता है, ध्यान से सुनना, लॉ कहता है कि जब भी आप नॉर्मल इनकम को टैक्स करेंगे तो क्या उसके लिए इंडिविजुअल्स, HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, क्या इन सब को हम स्लैब रेट्स पे टैक्स करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। फर्म्स को, LLPs को, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ना कोऑपरेटिव सोसाइटी छोड़ो, लोकल अथॉरिटीज, क्या इन सब के लिए रेट 30% होगा? डोमेस्टिक कंपनी का 30% होगा, फॉरेन कंपनीज का 40% होगा। समझ आ रहे हैं? तो जो जिसके तरीके से नॉर्मल रेट्स पड़े थे वैसे होगा। क्लियर है? लेकिन LTCG सेक्शन 112 में 20% चार्ज किया जाएगा। तो अगर कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाता है तो उस पर टैक्स रेट कितना होता है? मेरा 20% होता है अंडर सेक्शन 112। अंडर सेक्शन 112 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 20%। क्या सबको क्लियर है? यस सर। लेकिन इसमें एक प्रोविजन भी आएगा, लिखो, या फिर 10% विदाउट इंडेक्सेशन बेनिफिट्स। अगर आप चाहते हो कि आपका रेट 10% कर दिया जाए तो आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट्स छोड़ने पड़ेंगे, इंडेक्सेशन बेनिफिट्स छोड़ने पड़ेंगे। अगर आप चाहते हो कि आपका रेट रिड्यूस करके कितना कर दिया जाए? 10%। अगर आप इंडेक्सेशन लोगे तो फिर तो 20% ही है, ध्यान रखना। लिख लो, 20% कब है? विद इंडेक्सेशन। लेकिन हम 10% कर देंगे विदाउट इंडेक्सेशन, परंतु ध्यान रखना ये जो 10% हम करेंगे ना, सब एसेट्स के लिए नहीं होता। लिख लेंगे, सिर्फ 2 एसेट्स के लिए होता है, लिस्टेड सिक्योरिटीज अदर देन यूनिट्स के लिए होता है,
और जीरो कूपन बॉन्ड्स के लिए होता है। सिर्फ दो ऐसे एसेट्स होते हैं जिनको लॉ अलाउ करेगा कि इवन यू कैन चार्ज 10% विदाउट कंसिडरिंग इंडेक्सेशन बेनिफिट्स। बाकी सब पे अगर जनरल पूछा जाए तो आपने आंसर क्या देना है, 20। लेकिन फॉर दीज टू एसेट्स देयर इज ऑप्शन ईदर 20 विद इंडेक्सेशन और 10 विदाउट इंडेक्सेशन। क्लियर है, मर्जी है, मतलब ऑप्शन है। तो हम क्या करते हैं, दोनों कैलकुलेट करके देख लेते हैं, जहां हमारा आंसर कम आता है क्या हम वो ऑप्ट कर लेते हैं। बिल्कुल सही। क्या सबको क्लियर हो गया? अगर यहां तक क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूं, जल्दी बोलो फटाफट से। यस सर, बिल्कुल समझ आ गया। लेकिन अब मैं एक छोटा सा ना प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा, बड़े ध्यान से देखना, ठीक है? बड़े ध्यान से देखना, लिखो जरा, ध्यान से सुनना सबने। मान लो एक आदमी की नॉर्मल इनकम समझते हैं ना, जिसपे स्लैब रेट्स बेनिफिट्स मिलते हैं, वो थी 2 लाख और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स था 2.5 लाख। ये क्वेश्चन है मेरा। तो उसकी टोटल इनकम कितनी हो गई? 4.5 लाख, ठीक है? और क्वेश्चन ये पूछा गया कि इस पे टैक्स निकालो। इस पर क्या निकालो? टैक्स निकालो। बच्चा कहता है सर बहुत आसान है, देखो सर नॉर्मल इनकम को अलग कर दूंगा मैं, स्पेशल इनकम को अलग कर दूंगा, इसको तो मैंने 20% पे टैक्स करना है सर, 50,000 आ जाएगा, और 2.5 लाख तक तो टैक्स देते नहीं हम, तो नॉर्मल इनकम 2 लाख है, इस पे टैक्स लगेगा नहीं, तो टोटल आ गया मेरा 50,000। ठीक है सर, और इस पे से मैं रिबेट ले लूंगा 87A के अंदर, और जो आएगा उसमें HEC प्लस कर दूंगा। मेरे ख्याल से यही आंसर होना चाहिए। यस, लेकिन अब ध्यान से सुनना, रेजिडेंट इंडिविजुअल्स प्लस HUF, इनको एक बेनिफिट दिया गया है, और वो क्या है कि अगर इनकी नॉर्मल इनकम लेस देन पाई गई, मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स। ध्यान से सुन लेना, अगर रेजिडेंट इंडिविजुअल्स और HUF की इनकम कम पाई गई, किससे? मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स से। क्या ये कम है? हाँ सर, क्योंकि मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स कितना होता है सर? 2.5 लाख होता है। वेरी गुड। क्या ये कितनी है? 2 लाख। कितनी कम है? 50,000। तो अब लॉ कहता है कि आप क्या करिएगा, आप क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे, $50,000 यहां से हटाओ और इसको दे दो। 50,000 यहां से हटा के इसको दे दो। मतलब जितना तुम्हारी नॉर्मल इनकम मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स से कम है, उतना ये बोरो कर लेगा। किससे? स्पेशल इनकम से। किससे बोरो करेगा? स्पेशल इनकम से बोरो करेगा। क्या यहां तक क्लियर है? ठीक है सर। अब क्या होगा सर? देखो, क्या 2.5 लाख तक देयर विल बी नो टैक्स? यस। और 2 लाख पे एट द रेट ऑफ 20% कितना आएगा? 40,000। टोटल कितना हो गया? 40,000। इसमें से अब क्या लेंगे हम? रिबेट। कोई बताएगा 87A की रिबेट मिलेगी या नहीं? सर मिलेगी, अगर ये रेजिडेंट इंडिविजुअल है तो। सिर्फ किसको मिलती है? रेजिडेंट इंडिविजुअल को। कब मिलती है? अगर उसकी टोटल इनकम डू नॉट एक्सीड 5 लाख रुपए। तो कहां कर रही है? 4.5 ही तो है। हाँ सर, मिल जाएगी। कितनी मिलेगी? 100% ऑफ द टैक्स और 12,500 विच एवर इज लोअर, यानी कि 40,000 और 12,500 विच एवर इज लोअर। कितनी मिलेगी? 12,500 मिलेगी सर। तो कितना आएगा यहाँ पे? 27,500। इसमें आप ऐड कर देना 4% का HEC, जो भी आएगा। क्या मेरा फाइनल टैक्स लायबिलिटी आ गया? सिंपल। कुछ समझ आया? सर बिल्कुल समझ आ गया सर। लेकिन ये जो आप कह रहे हो बेनिफिट किसको मिलता है? सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल और रेजिडेंट HUF। जब भी इनकी इनकम कम पाई जाएगी, जब भी इनकी नॉर्मल इनकम कम पाई जाएगी, किससे? मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स से, तो क्या ये LTCG से बोरो कर सकते हैं? ठीक है सर। क्या ये सबसे बोरो कर सकते हैं? नो। 3 इनकम से ये बोरो कर सकते हैं, LTCG, STCG 111A और LTCG 112A। बताऊंगा वो भी क्या होता है। क्लियर है? ठीक है सर। तो मेरे ख्याल से ये सबको समझ आ गया। क्या मैं इसको लॉक कर सकता हूं? जल्दी बोलो।
कम ऑन यार, क्या मैं इसको लॉक कर सकता हूं? कम ऑन, यस सर, आप लॉक कर दीजिए, हमें पल्ले पड़ गया। तो एक नोट में लिखवा देता हूं, लिख लो। फॉर रेजिडेंट इंडिविजुअल्स एंड HUF, इफ नॉर्मल इनकम लेस है, मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स, देन जितना भी शॉर्टफॉल होगा कैन बी चार्ज्ड LTCG से, STCG 111A से एंड LTCG 112A से। अब ये दोनों मैंने पढ़ाए नहीं है, सिर्फ लिख लो आप। मैंने ये बता दिया यहां से हमने बोरो करना था, वो मैंने करवा दिया आपको, ठीक है ना? ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अच्छा, फाइनल वाले बच्चे भी MCQ सीरीज में पार्टिसिपेट कर सकते हो, क्या फर्क पड़ता है यार, क्वेश्चन तो होते ही हैं, लॉ ही तो पता होना चाहिए। सर हमारा पेपर तो सब्जेक्टिव है, तो क्या हो गया? तो क्या हो गया? क्या MCQ भी तभी कर पाओगे जब लॉ की नॉलेज होएगी, सब्जेक्टिव भी तभी कर पाओगे जब लॉ की नॉलेज होएगी। तो ये तो सिर्फ अलग मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन होता है हमारा, कि आप MCQ में प्रेजेंट कर रहे हो, आप सब्जेक्टिव प्रेजेंट कर रहे हो, लेकिन लॉ आता है तभी आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। तो जस्ट टू चेक कि वेदर योर लॉ इज क्लियर और नॉट, कैन MCQ क्वेश्चंस बी ऑल्सो ट्राइड बाय द प्रोफेशनल स्टूडेंट्स? यस, और मैं चाहता हूं कि आप करो, ठीक है ना? ठीक है सर। सर लास्ट टॉपिक आज की क्लास का, लास्ट टॉपिक आज की क्लास का लिखेंगे जरा, 2 सेक्शंस में कराऊंगा और वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सेक्शन 111A एंड सेक्शन 112A, ठीक है जी? ये दोनों सेक्शंस मैं कराने जा रहा हूं, मार्क कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस, ठीक है? सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये 2 सेक्शंस जो है ना, लगते किन पर हैं, ठीक है? लिखो जरा, 3 एसेट्स की बातें हम करेंगे। 3 एसेट्स कौन कौन से? एक, लिस्टेड इक्विटी शेयर्स। अच्छा, मैं सिक्योरिटीज नहीं लिख रहा यहां पे, मैं स्पेसिफाई कर रहा हूं कि आई एम टॉकिंग अबाउट लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, ठीक है सर? दूसरे नंबर पे लिखेंगे लिस्टेड यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, ठीक है सर? और तीसरे नंबर पे लिखेंगे यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, ये भी लिस्टेड ही होती है बेटा। 3 एसेट्स पे हम स्पेशल ट्रीटमेंट पढ़ेंगे अंडर सेक्शन 112A एंड 111A। क्या सबको क्लियर? ठीक है सर। अब लॉ क्या कहता है, ध्यान से सुनेंगे। लॉ कहते हैं कि अगर ये 3 एसेट्स आप ट्रांसफर करते पाए गए, अच्छा कोई मुझे पहले बताएगा, अगर मैंने इसको ट्रांसफर करा विद इन 12 मंथ्स तो शॉर्ट टर्म, 12 मंथ्स के बाद करा तो लॉन्ग टर्म। यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स विद इन 12 मंथ्स शॉर्ट टर्म, 12 मंथ्स के बाद करा तो लॉन्ग टर्म। लेकिन बिजनेस ट्रस्ट के लिए याद रखना 36 महीने के अंदर करोगे तो कम ऑन शॉर्ट टर्म, 36 महीने के बाद करोगे तो लॉन्ग टर्म। तो इन दोनों पे 12 मंथ्स का पीरियड लगता है और इस पे 36 मंथ्स का लगता है, ये ध्यान रखना है आपने। जल्दी बोलो फटाफट से, क्या यहां तक क्लियर? ठीक है सर। अब क्या कह रहा है वो, ध्यान से सुनेंगे। लॉ कहता है कि अगर आप इन 3 एसेट्स को बेचते हो एंड इफ योर कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म आ जाता है, निकाल तो आप लोगे ही ना, सेल प्राइस माइनस COA, और अगर ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाता है तो 111A में इसको हम टैक्स करेंगे एट 15%। सिंपल, फिनिश, खत्म हो गया। 3 एसेट्स को बेचने पर यदि इफ यू आर गेटिंग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तो इसको हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A का नाम देंगे, विल बी टैक्सेबल एट फ्लैट रेट ऑफ 15% फॉर एवरीवन। इसका मतलब अगर ये गेन फर्म को हुआ तो भी 15%, कंपनी को हुआ तो भी 15%, इंडिविजुअल को हुआ तो भी 15%, यानी कि इस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे स्लैब रेट्स नहीं लगेंगे। तो ये बन जाएगी हमारी स्पेशल इनकम। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 2 तरह के हो गए,
अगर मैं खाली एसटीसीजी बोलूंगा बस चुप, तो क्या ये नॉर्मल इनकम है? यस। टैक्सेबल कैसे होएगी सर? जैसे नॉर्मल इनकम टैक्स होती है, राइट। लेकिन अगर मैं बोलूंगा एसटीसीजी 111A, तो आप क्या बोलोगे? इट इज एसटीसीजी 111A, क्या बोलोगे? इट इज, कम ऑन, स्पेशल इनकम। और स्पेशल इनकम सबके लिए सेम रेट पे टैक्स होगी एंड दैट रेट इज 15%। क्लियर हो गया? यस सर। और अगर ये कैपिटल गेन जब आप बेच रहे हो और अगर ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, इन तीन एसेट्स को बेचने पे अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता है तो इसको डील करेगा 112A, ना कि 112। 112A डील करेगा, ठीक है सर। और लॉ ने ये भी कह दिया कि इसको हम टैक्स करेंगे 10% इन एक्सेस टू ₹1,00,000। जितना 1 लाख से ऊपर कैपिटल गेन आएगा वो टैक्स होगा, और वो भी किस रेट पर? 10% पर। मान लो मेरे को 5 लाख का कैपिटल गेन आया तो 4 लाख विल बी टैक्सेबल एट 10%, 1 लाख को छोड़ देना। मान लो 10 लाख का कैपिटल गेन आया, 9 लाख विल बी टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 10%। याद रखना, इन एक्सेस टू ₹1,00,000 का प्रोविजन सिर्फ इसी में था, इसमें नहीं है। क्या ये फुल्ली टैक्सेबल होगा? बिल्कुल, जितना कैपिटल गेन आएगा सारा टैक्सेबल। लेकिन ये सारा कैपिटल गेन टैक्सेबल नहीं होगा, 1 लाख से ऊपर वाला टैक्सेबल होगा, वो भी किस रेट पर? 10% पर। क्या सबको क्लियर हो गया या नहीं? अब इसमें ना कुछ कंडीशंस भी होती हैं, वो लिख लीजिए। लॉ कहता है ये बेनिफिट आपको तभी मिलेगा अगर इक्विटी शेयर्स के केस में बोथ एट द टाइम ऑफ बाइंग एंड एट द टाइम ऑफ सेलिंग एसटीटी पेड होना चाहिए। हालांकि इसमें एक एक्सेप्शन होती है कि अगर आप शेयर्स को थ्रू आईपीओ खरीद रहे हो तो उस समय एसटीटी पेड नहीं हुआ तब भी चलेगा। लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट से खरीद रहे हो तो परचेज करते समय भी आपने सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे करा होगा और बेचते समय भी आपने एसटीटी पे करा होगा। क्लियर है? और दोनों के केस में, बाकी केस में, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड प्लस यूनिट्स ऑफ बीटी के केस में ध्यान रखना सिर्फ एट द टाइम ऑफ सेल एसटीटी पेड हुआ होना चाहिए। ये कंडीशन है, ध्यान रखना बेटा। इफ यू वांट टू क्लेम द बेनिफिट अंडर सेक्शन 11A एंड 112A, तो आपको ये कंडीशन ध्यान रखनी होगी, इक्विटी शेयर खरीदते और बेचते दोनों समय पर एसटीटी पेड हुआ होना चाहिए, और इन दोनों केसेस में बेचते समय पर यानी कि ट्रांसफर के समय पर एसटीटी पेड हुआ होना चाहिए। क्लियर है? हाँ सर, बिल्कुल समझ आ गया। और एक बड़ा जबरदस्त पॉइंट मैं लिखवा रहा हूं, वो बच्चा ध्यान से समझेंगे, लिख लो। 87A का जो रिबेट है ना, नहीं मिलता हमें, नॉट एलिजिबल, आउट ऑफ इनकम ऑफ 112A। LTCG 112A वाली इनकम पर 87A का रिबेट नहीं मिलता। अब बच्चे को ये समझ नहीं आता तो मैं एक क्वेश्चन करा देता हूं, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, दिखाता हूं कैसे। देखो, मान लो मेरी नॉर्मल इनकम थी, मान लेते हैं कि आपकी नॉर्मल इनकम थी 2 लाख रुपए, और इस बार LTCG 112A था 2 लाख, तो आपकी इनकम कितनी है? 4 लाख। ठीक है, और आप रेजिडेंट इंडिविजुअल हो बेटा। आप कौन हो? रेजिडेंट इंडिविजुअल हो। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ क्या ट्रीटमेंट होगा, तो आप नॉर्मल इनकम और LTCG 112A लिखोगे, यहाँ 2, यहाँ पे 2। तो अभी अभी मैंने एक लॉ लिखवाया था कि रेजिडेंट इंडिविजुअल और HUF के केस में अगर उनकी नॉर्मल इनकम कम पाई जाती है, किससे? मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स से, तो वो 3 इनकम से बोरो कर सकते थे। कौन कौन सी? LTCG 112A, STCG 111A। तो 112A से मैं बोरो कर सकता हूँ? यस। 50,000 मैंने बोरो कर लिया। यहां तक क्लियर? ठीक है सर। अच्छा, क्या वो रिबेट के लिए एलिजिबल था? हाँ, क्योंकि टोटल इनकम डू नॉट एक्सीड 5 लाख। बिल्कुल सही है। लेकिन अब देखना, इस इनकम पे टैक्स कितना है? नील। और इस पे 10% इन एक्सेस टू 1 लाख। तो 1.5 का 1 तो छोड़ ही दो, क्या 50,000 रुपए के ऊपर 10% यानी कि 5,000 का टैक्स लगेगा। अगर तो इस इनकम से रिबेट मिल रही होती तो मैं क्या बोलता? 5,000 में से माइनस करो 100% ऑफ द टैक्स यानी कि 5,000, और
12,500 विच एवर इज लोअर, यही बोलता मैं। लेकिन अब लॉ क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो। लॉ कह रहा है तेरा टैक्स बनता है 5,000, माइनस करनी है तुझे रिबेट करनी है ना, तो उसमें था 100% ऑफ टैक्स या 12,500 विच एवर इज लोअर। अब यहां पे लॉ क्या कह रहा है कि जब तू 100% ऑफ टैक्स की बात करेगा ना, हाँ जी, जब तू क्या करेगा 100% ऑफ टैक्स की बात करेगा, तो ये टैक्स उस इनकम पे होनी चाहिए जो अदर देन 112A हो, क्योंकि 112A पे रिबेट का बेनिफिट नहीं मिलता। तो मुझे बताओ अगर मैं कौन सा वाला फिर लूं, क्योंकि 5,000 तो 112A वाला था और नॉर्मल इनकम पे कितना था 0, तो 100% किसका लोगे, 0 का लोगे। 112A के अलावा जो इनकम थी उसके टैक्स का 100% लेना, ये ध्यान रखना, ठीक है सर। तो विच एवर इज लोअर इज निल, तो क्या ये 5,000 ही रहेगा और इसमें HEC आ जाएगा, सिंपल। लेकिन अगर ये 112A ना होती, 112 होता, 2A ना होता, 112 होता, तो क्या 100% ऑफ में 5,000 लेता, तो क्या 5,000 और 12,500 विच एवर इज लोअर, क्या 5,000 का बेनिफिट मुझे मिल जाता। अब समझ आ गया, हाँ सर समझ आ गया। आप ये कह रहे हो कि LTCG 112A से कभी भी हमें 87A का रिबेट नहीं मिलता, बिल्कुल सही। आपको मालूम है मैं कोशिश कर रहा हूँ चीज़ों को कनेक्ट करने की, क्योंकि अब यहाँ पे रिबेट का पॉइंट है। बच्चा कहता है सर पढ़ा तो ये रहे हो, रिबेट कहाँ से आ गया। अरे लल्लुओ, जब रिबेट पढ़ाऊंगा तो दोबारा बता दूंगा, लेकिन आज आप अच्छा कनेक्ट कर पाओगे, तब आपको दोबारा याद करना पड़ेगा 112A कौन था, ये कौन था, वो कौन था। समझ आ गया है नहीं? हाँ सर क्लियर हो गया। तो मेरे ख्याल से अभी हमारे को पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ गया है। क्या मैं इसको लॉक कर सकता हूँ? यस। तो अब ध्यान से देखेंगे हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा। 45 की पूरी सीरीज पढ़ ली, 46 में पहले ही पढ़ा चुका था, 50B में पढ़ा चुका हूँ, 50C में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। और इसके साथ क्या हम लोगों ने 112 भी पढ़ लिया, 112A भी पढ़ लिया, 111A भी पढ़ लिया, ठीक है। 45 सीरीज के साथ मैंने 28 पढ़ा दिया, लिक्विडेशन के साथ 222C पढ़ा दिया। समझ रहे हैं ना, चैप्टर को हम कनेक्ट भी करते जा रहे हैं। और जब हमने साथ में सेक्शन 115 QA QB QC बायबैक भी पढ़ा दिया मैंने आपको, ठीक है ना। तो आप समझ रहे हैं मैंने कैपिटल गेन उठाया जरूर हुआ है, बट आप देख सकते हो कि हमने बहुत सारी चीज़ें जो है इसके अंदर वाइंड अप कर दी है। क्या सबको क्लियर? यस सर। तो उम्मीद करता हूँ कि जितना मैंने कराया, देखिए चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ, मैंने पहले ही बोला, बट 80% के अराउंड वी हैव फिनिश द चैप्टर। अब आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर फर्स्ट 30 मिनट्स के अंदर ही आपको ये चैप्टर पूरा वाइंड अप करा के वी विल ट्राई टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर ऑल्सो। क्लियर है? जल्दी बोलो फटाफट से। यस सर। चलो, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं आपसे कल दोबारा से, ठीक है। थैंक यू।